आज का हमारा चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो भी हम लोग का इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, यही हमको जानना है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब देखिए कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं स्मॉल एफ एक्स प्लस सी का, ठीक है, तो सी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। और हम लोग जो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को कैपिटल एफ एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या आया, डी वाई डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। तो हमारे पास बचा क्या, एफ एक्स प्लस सी, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको सब चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये सी क्या होता है, ये एफ एक्स क्या है, ये कैपिटल एफ एक्स क्या है। आगे देखते हैं। देखिए हम लोग का क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। ये जो साइन होता है इंटीग्रेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल। ठीक है, ये जो स्मॉल एफ एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड। स्मॉल एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रेंड, कैपिटल एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रल। ये जो x है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन वेरिएबल। ठीक है, x की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, आपका y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। उस वेरिएबल को अगर वो वेरिएबल इंटीग्रेशन में यूज़ हो रहा तो उसे हम इंटीग्रेशन वेरिएबल बोलेंगे। dx है आपका इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx बता रहा है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आपका dy दिया होता तो हम क्या बोलते हैं कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये जो c है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग सी के बारे में जानेंगे, इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं ये भी जानेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अदर नेम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का और क्या क्या नाम है। ठीक है, तो हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको, और प्रिमिटिव बोल सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। आपके आईआईटी में क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप प्रिमिटिव निकाल के दो। आपको अगर प्रिमिटिव के का नेम नहीं पता होगा कि इंटीग्रेशन को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं, तो आप तब कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि और दो नाम क्या क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। अब देखिए हम लोग का फोर्थ पॉइंट है, एंटी डेरिवेटिव्स आर नॉट यूनिक। एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले एक आपको बेसिक फार्मूला बता दे रहे हैं कि अगर x टू द पावर n दिया रहता है तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अभी आपको यही जानना है क्या है, डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 2x का हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम एंटी डेरिवेटिव निकालें, ये जो एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे वो बस एक्स स्क्वायर ही नहीं है, कोई एक फंक्शन यहाँ पे हम एफ एक्स जो लिए हम यहाँ फंक्शन, वो क्या लिए, 2x। तो एक फंक्शन का बहुत सारा एंटी डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 42 है, एक्स स्क्वायर प्लस 31 है। ये सब इंटीग्रेशन है एफ एक्स का। ठीक है, तो एफ एक्स का अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमको न्यूमरस नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव मिलेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -42 है, यहाँ 31 है, और भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो
दो एंटी डेरिवेटिव वो डिफर किससे कर रहा, कांस्टेंट से कर रहा, ठीक है। और ये सब कांस्टेंट को हम अगर रिप्लेस कर दे सी से, ठीक है, सी से हम रिप्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखे, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -42 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, सी एज ए वेरिएबल काम कर रहा। तो आप बोलिएगा सर सी जब वेरिएबल है तो हम उसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं। ऐसा है कि जब वेरिएबल मान लीजिए एक्स है, ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे हैं कि अगर एक्स है वेरिएबल, ठीक है, तो एक्स का एट ए टाइम दो वैल्यू आ सकता है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए हैं तो एक्स का दो वैल्यू आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है, जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसका बस एक ही वैल्यू होगा एट ए टाइम, ठीक है। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर -42 है तो -42 ही रहेगा। इसलिए हम लोग सी को आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इसमें, ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं कि इसका नाम इंडिफिनिट क्यों पड़ा। इंडिफिनिट इसलिए पड़ा कि एक कोई गिवन फंक्शन है, उसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको बहुत सारा उसका एंटी डेरिवेटिव मिल रहा, बहुत सारा न्यूमरस नंबर में मिल रहा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, आपका बाउंड्री है, जैसे ए टू बी हम रख दिए तो ए से बी तक ही हमको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन फंक्शन कैन हैव मेनी एंटी डेरिवेटिव, जो चीज़ आपको बताए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है एनी टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन डिफर बाय कांस्टेंट। कोई भी दो एंटी डेरिवेटिव है वो डिफर किससे करेगा, कांस्टेंट से करेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। ये फैमिली ऑफ कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करता है आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 2x का इंटीग्रेशन किए तो हमको क्या मिला, x² मिला, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि x² प्लस सी मिला हमको, x² प्लस सी। अब c कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए c +1 है, c एक बार +2 है, c एक बार -1 है। अब हम ये सब का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो x² का पहले ग्राफ प्लॉट किए, जब हमारा c 0 था, x² + 0, तो देखिए हमको ये ग्राफ मिला, ठीक है। जब x² +1 था तो 1 अप हो गया ग्राफ, x² + 2 में 2 अप हो गया x² से, x² -1 में 1 नीचे हो गया x एक्सिस से, ठीक है। और x² -2 में 2 नीचे हो गया x एक्सिस से, ठीक है। हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ये हमको फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, ठीक है। हम जैसे जैसे कांस्टेंट चेंज करते जाएंगे नया नया कर्व मिलते जाएगा हमको, ठीक है, नया नया पैराबोला मिलते जाएगा। तो x² जो हमारा आया इंटीग्रेशन, ठीक है, वो हमको क्या दे रहा है, फैमिलीज ऑफ पैराबोला दे रहा है। इसलिए हम लोग आगे से बोलेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हमको क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है कि अगर देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने बोला x⁴ + 3x - 9 dx, ठीक है। तो dx दिया हुआ तो हमको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो x⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे xn वाला कि xn + 1 डिवाइड बाई n + 1, वही चीज़ हमें अप्लाई किए, ठीक है। तो हमारा क्या है x⁵ डिवाइड बाई 5, 3x² डिवाइड बाई 2 -9x + c, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताने का मतलब क्या है अभी आपको पता चलेगा कि देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल, आप देखिए सेकंड एग्जांपल, इसमें जो dx है वो -9 के बाद नहीं है, वो क्या है x⁴ + 3x के बाद है, ठीक है। तो हमको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन के अंदर है, अगर वो पूरा जो हमारा फंक्शन है उसके बाद अगर dx लगा रहेगा तो ही हम पूरा फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अगर नहीं है उसके बाद dx, उससे आगे dx है, तो जितना दूर तक dx है हम उतना दूर तक ही इंटीग्रेट करेंगे।
जैसे देखिए यहाँ एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x, उसके बाद dx आ गया है, तो हम एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कर दिए एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5, 3x का इंटीग्रेशन कर दिए 3x² डिवाइड बाई 2 प्लस c, -9 ज्यों का त्यों आ गया, ठीक है, -9 जैसा का वैसा आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स टू द पावर 4 के बार dx लगाए हैं, इसलिए हम लोग एक्स टू द पावर 4 को बस इंटीग्रेट किए, जिसका इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c। उसके बाद जो आपका 3x - 9 था वो जैसा है वैसा ही आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट है क्या, देखिए यहाँ 2x है, 2x को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x² प्लस c आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 2t dx। तो आपको हमेशा याद रखना है कि dx मतलब आपको पहले बता चुके हैं कि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ उसमें कोई x वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जितना भी x छोड़ के, अगर हमको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने बोला है, तो x छोड़ के जितना भी वेरिएबल रहेगा उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए यहाँ हम 2t को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा इंटीग्रेशन क्या गया 2tx प्लस c। जैसे आपका देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता 2x dy, तो हमारा क्या आता है इंटीग्रेशन इसका 2xy, क्योंकि यहाँ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने बोला है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर कोई y वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए हम 2x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमारा वैल्यू आया 2x × y। अब देखिए यहाँ नोट है, इंटीग्रेशन में हैपन विथ रेस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। इंटीग्रेशन कोई भी फंक्शन और वेरिएबल का हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, यहाँ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, हम किसी के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, जब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप अगर Facebook में देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर से फॉलो करें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।